हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हजिलाज आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और मैं वरुणेंद्र सिंह गहरवार लेकर आया हूं आपके लिए यूपीएससी चीट कोड्स, यानी कि वो चीट कोड्स जो आपका स्कोर 10 से 15 अंक तक इजीली बढ़ा देंगे। यानी कि अगर आप 70s में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 75 में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 80s में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपका स्कोर 10 से 15 अंक बढ़ जाए, किस तरीके से आप इजीली सीएसई का कट ऑफ क्लियर कर जाएं और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का कट ऑफ भी इन चीट कोड के माध्यम से आप इजीली टच कर जाएंगे, इजीली क्लियर कर जाएंगे। तो इन चीट कोड्स को बहुत ध्यान से सुने। हर चीट कोड आपको परीक्षा के बहुत करीब लेके जाएगा, तो इन चीट कोड्स को बहुत अच्छे से सुनते हुए, नोट करते हुए चलें, ताकि आप इन चीट कोड्स को एक बार वापस 25 मई को एग्जाम देने से पहले देख कर जाएं, उनको रिकॉल करके जाएं। और ये कोई हवा की मेरी कही हुई बातें नहीं है, ये खुद चीट कोड मेरे द्वारा पिछली परीक्षाओं में या विगत जो भी यूपीएससी सीएसई की परीक्षाएं हैं उनमें प्रयोग किए गए हैं। तो मेरे द्वारा स्वयं ये चीट कोड्स कहीं ना कहीं वेरीफाई हैं और ये बहुत उपकारी, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे कट ऑफ को, हमारे स्कोर को बढ़ाने के लिए, हमें कट ऑफ के नियर अबाउट पहुंचाने के लिए और हमारा कट ऑफ इजीली से क्लियर करवाने के लिए। अब इन चीट कोड्स को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक कॉशन देना चाहता हूं, एक चेतावनी देना चाहता हूं कि भाई इन चीट कोड्स को आप अप्लाई करें, फ्रीली अप्लाई करें, किंतु जब आपने अपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया हो, जब आपने प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स को भली भांति कवर करते हुए उनका मल्टीपल रिविजन्स किया हो, तत्पश्चात ही आप इन चीट कोड्स को परीक्षा में यूज करें। क्योंकि आप भी जानते हैं बेटा, पढ़ना एक अपनी लिमिट तक होता है, isn't it? एग्जाम हॉल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा माइंड ब्लैंक होने लगता है। हमें एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो बहुत डिफरेंट होंगे या जिनको हम दूर दूर तक अपने कंसेप्ट से, अपने नॉलेज से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उन प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, किस तरीके से वो गेम चेंजिंग प्रश्नों को इजीली, किस तरीके से वो प्रश्न जो अन्यों के लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होंगे उन्हें आप इजीली सॉल्व कर पाएं, आप इजीली उन क्वेश्चंस को क्रैक कर लें, इसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए ये यूपीएससी चीट कोड। वीडियो को पूरा देखें, बहुत हेल्पफुल है। इफ यू मिस्ड अ सिंगल सेगमेंट तो इट विल बी समवेयर डिफिकल्ट और कहीं ना कहीं आप ही का लॉस है, इन शॉर्ट बोलूं तो हर सेगमेंट को देखते चलें, पूरे वीडियो में बने रहें, कंटिन्यूअसली आपकी पैनी नजर मेरे साथ मेरे बोर्ड पे होनी चाहिए। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम आज के सेशन को और बात करते हैं हम अपने पहले चीट कोड को, और वो चीट कोड है कि अवॉइड एक्सट्रीम्स। यानी कि बेटा अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको कोई बहुत एक्सट्रीम वर्ड मिल रहा है, isn't it? लाइक ओनली, ऑलमोस्ट, नो, ऑल, ठीक? तो इस तरीके के अगर आपको कोई शब्द स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, यानी जहां एक्सट्रीम में कोई बात कही गई है, तो उन एक्सट्रीम वर्ड्स के स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। यानी कि अगर किसी स्टेटमेंट में आपको ऐसे एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिल रहे हैं या किसी स्टेटमेंट में आपको ये शब्द देखने को मिल रहे हैं, तो इन शब्दों की उपस्थिति वाला स्टेटमेंट 90% केसेस में गलत होता है यूपीएससी में। ठीक है? तो अगर किसी स्टेटमेंट में आपको ओनली, ऑलमोस्ट, नो, ऑल इस प्रकार के शब्द या एंटायरली, ये भी वर्ड कई बार देखने को मिलता है, तो अगर आपको किसी स्टेटमेंट में ये प्रश्न देखने को, ये वर्ड देखने को मिल रहे हैं, ये शब्द देखने को मिल रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट आपका यूपीएससी में क्या होगा बेटा? वो स्टेटमेंट आपका यूपीएससी में गलत होगा। क्लियर है? तो इफ यू आर सीइंग ओनली, ऑलमोस्ट, नो, ऑल, एंटायरली, कोई भी ऐसा वर्ड जो एक्सट्रीम लेवल पे है, जो आपको स्टेटमेंट में एक्सट्रीमिटी शो कर रहा है, वह शब्द वाला स्टेटमेंट आपका पूर्ण रूप से यूपीएससी में गलत होगा। क्लियर है? इसको एक हम क्वेश्चन से भी चेक करते हैं। ठीक? तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कंसिडर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ये 2023 का क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि marsupials आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। Second thing, marsupials can thrive only in montane grasslands with no predators.
मुझे नहीं पता मैथ्स यूपीएल क्या होता है, पर मुझे चीट कोड याद है क्या, कि आई हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम, ओनली, नो, ऑलमोस्ट, ऑल, एंटायरली, ऐसे शब्द अगर आपको दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो शब्द क्या होंगे, वो शब्द वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। और यहां पे आपको नो और ओनली दो कहीं ना कहीं क्या दिख रहे हैं, एंटायर वर्ड्स दिख रहे हैं या एक्सट्रीम वर्ड्स दिख रहे हैं, isn't it? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट 90% यूपीएससी गलत मानता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर एक्सट्रीम वर्ड वाला कोई स्टेटमेंट है तो वो यूपीएससी में गलत होगा। अब आपने स्टेटमेंट 2 गलत कर दिया, तो अगर बेटा आप ऑब्जर्व करो तो पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, पर स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम अवॉइड करना है। तो ऑलरेडी आपका ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट की बात किस में करी जा रही है, स्टेटमेंट 2 की करेक्ट की बात ऑप्शन डी में करी जा रही है, तो ये भी गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 2 अगर गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। यहां पे क्या बोला है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों करेक्ट की बात करी जाए गलत, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो हम इनकरेक्ट कर चुके हैं। तो क्या बचा, 1 एंड ओनली आंसर, कि भाई ऑप्शन सी इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मुझे कोई ज्ञान नहीं था मैथ्स यूपीएल्स के बारे में, पर मुझे एक चीट कोड याद था कि आई हैव टू अवॉइड द एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम वर्ड मुझे कहां मिल रहा है, स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 2 गलत हुआ, ऑलरेडी ऑप्शन 3 चले गए, सिर्फ एक स्टेटमेंट बचा, दैट इज स्टेटमेंट नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें यह बात कही गई है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हो गया सॉल्व, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, यहां से ये तो एक तरीका हो गया सॉल्व करने का, ठीक। यहीं पे मैं आपको एक और चीट कोड दूंगा, जो होगा आपका चीट कोड नंबर 2, कि अगर कभी भी, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कभी भी 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, एक स्टेटमेंट 1 एक स्टेटमेंट 2, और आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाए कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो एक बात याद रखना कि अगर 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसमें दोनों स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होते, ठीक है। तो इफ क्वेश्चन इज ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, देन बोथ 2 स्टेटमेंट्स विल नेवर बी रॉन्ग। अगर कोई 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और 2, और वहां पे आपको बोल दिया जाए कि भाई इनमें से कोई एक स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई, या ये दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, तो नहीं, 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना है कि दोनों स्टेटमेंट कभी आपके गलत नहीं होंगे, ठीक। और ऑलरेडी आप उस ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि भाई अगर आपने स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट कर दिया, ठीक, अब मैं इस ट्रिक से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, ठीक। तो भाई अगर आपने पहली वाली शॉर्ट ट्रिक अपनाई कि नो के कारण आपने स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट कर दिया, और आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक, तो ऑलरेडी स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो एक स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा, स्टेटमेंट नंबर 1। किस चीज में ये चीज लिखी गई है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इजंट इट, और यही आपका आंसर है। क्लियर है, ठीक। तो 2 चीट कोड हमने कवर किया अभी, कौन कौन सा, पहला कि यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम्स, एंड द सेकेंड कि 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में दोनों स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होंगे, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट जरूर सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। मजा आया ना, मजा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों से जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 दे रहे हैं उनसे शेयर कर दो, भाई सबका एग्जाम निकलना चाहिए, अब की बार यूपीएससी पार, ठीक। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चीट कोड की ओर। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है, चीट कोड नंबर 3, 2 मैंने वहीं पे कवर कर दिया, ठीक, लिखना है, लिख लिया था ना, गुड। अब चीट कोड नंबर 3 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर आपको स्टेटमेंट में माइट, कैन, कुड, सम, फ्यू, मतलब ऐसे कोई शब्द मिल रहे हैं, मोस्ट, है ना, तो इस टाइप के अगर आपको शब्द कोई मिल रहे हैं, तो ऐसे शब्द वाले स्टेटमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, ऐसे शब्द वाले स्टेटमेंट्स हमेशा करेक्ट होते हैं 90% केसेस में।
तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी वाला दिख रहा है, मे, माइट, कैन, कुड, सम, फ्यू, ठीक, इस प्रकार की वर्ड्स अगर आपको किसी स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, किसी कथन में मिल रहे हैं, तो वो कथन, वो स्टेटमेंट आपका 90% केसेस में क्या होगा बेटा, वो स्टेटमेंट, वो कथन आपका 90% केसेस में सही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार आपको मोर, लेस, मोस्ट ऑफ दी, इस तरीके के शब्द भी मिले। अच्छा, आप बोलोगे मोस्ट सर एक्सट्रीम नहीं, मोस्ट ऑफ दी बहुत में से, है ना, तो मोस्ट ऑफ दीज अ पॉसिबिलिटी काइंड ऑफ वर्ड, इजंट इट? तो ये वर्ड भी मिले तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होगा। ठीक, तो क्या याद रखना है कि यू हैव टू अवॉइड द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम किसी बात को कहा गया स्टेटमेंट में, एक्सट्रीम वर्ड यूज किया, स्टेटमेंट गलत। पॉसिबिलिटी वाले वर्ड्स हैं मे, माइट, कैन, कुड, सम, फ्यू, मोस्ट ऑफ दी, है ना, मोर, लेस, इस तरीके के शब्द मिले तो वो स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, वो स्टेटमेंट आपका 90% केसेस में करेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। डन? चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारा चौथा चीट कोड है, दैट इज ब्रेक द वर्ड टेक्निक इन साइंस चेक। अगर आपको साइंस चेक का कोई वर्ड मिल रहा है, बहुत बड़ा वर्ड है, उसका आपसे कंटेक्स्ट पूछ लिया जाए कि शब्द का संबंध किससे है, या यूं पूछ लिया जाए कि शब्द का अर्थ क्या है, किससे ये रिलेट करता है, किससे को रिलेट करता है, तो ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में आप उस वर्ड को ब्रेक करें, तोड़ें छोटे छोटे वर्ड्स पे, और आप उसको ऑब्जर्व करें कि भाई जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस ऑप्शन से वो वर्ड ज्यादा लिंक कर पा रहा है, ज्यादा कनेक्ट हो पा रहा है, तो उसी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें या वही ऑप्शन में आपका आंसर होगा। तो साइंस चेक में ब्रेक द वर्ड टेक्निक का प्रयोग करें, है ना। तो साइंस चेक में ब्रेक द वर्ड टेक्निक टू बी यूज्ड इन साइंस चेक, ब्रेक द वर्ड टेक्निक टू बी यूज्ड इन साइंस टेक। क्लियर है बच्चा? जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं कि ब्रेक द वर्ड टेक्निक साइंस टेक में हमको यूज करनी है। चलें आगे, चलें नेक्स्ट बात करें बच्चा चौथे को चीट कोड की। तो चौथा चीट कोड है कि नो ट्रिक्स इन फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई फैक्चुअल प्रश्न है, तो उसमें आप चीट कोड लगाना प्रारंभिक रूप में अवॉइड करें। तो नो ट्रिक्स इन फैक्चुअल क्वेश्चंस। हो सकता है फैक्चुअल क्वेश्चंस इजीली आपसे चीट कोड से सॉल्व भी हो जाए, पर फैक्चुअल क्वेश्चन चीट कोड से सॉल्व करने पे वो सही ही जाए, इसकी संभावना थोड़ी कम रहती है। इसलिए आप फैक्चुअल क्वेश्चंस में चीट कोड्स अप्लाई ना करें। चीट कोड्स आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में मोस्टली यूज करें। अब फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब मान लीजिए आपको कोई माउंटेन रेंजेस दे दी, isn't it? और आपको बोला गया कि उसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप चीट कोड्स का प्रयोग मुख्य रूप से ना करें। तो नो ट्रिक्स इन फैक्चुअल क्वेश्चन। क्लियर है बच्चा? चलिए जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो बच्चा, अब हम अगर नेक्स्ट ट्रिक की ओर आए, नेक्स्ट चीट कोड की ओर आए, तो जो हमारा नेक्स्ट चीट कोड है वो है एग्जैक्ट डेटा स्टेटमेंट से रिलेटेड। मतलब अगर किसी प्रश्न में यूपीएससी आपको कोई एग्जैक्ट डाटा दे दे, मतलब 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन अर्बन एरियाज। मैं जानता हूं ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से गलत है, बट स्टिल अगर किसी स्टेटमेंट में आपको यूपीएससी साफ साफ कोई एग्जैक्ट डेटा दे रहे, तो वो एग्जैक्ट डेटा का स्टेटमेंट 95% केसेस में रॉन्ग होता है। तो एग्जैक्ट डेटा स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस बात को याद रखेंगे कि एग्जैक्ट डेटा स्टेटमेंट यूपीएससी में गलत होता है। अगर किसी प्रश्न में यूपीएससी साफ साफ रूप से कोई एग्जैक्ट डेटा दे रहा है, तो वह डेटा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। इसको भी थोड़ा एक प्रश्न से चीट, देखो हवा में बातें नहीं कर रहा हूं,
बकायदा यूपीएससी का पेपर लेकर आया हूं, बता रहा हूं कि भाई चीट कोड किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर ये सोचो कि पहले हम इनको इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे, तो इस बारे में मत जाओ। पूर्ण विश्वास करो, या आपको सफलता प्रदान करेंगे। तो विश्वास करके इनको 25 मई को इस्तेमाल करके आइएगा। आपको डेफिनेटली अपना स्कोर लास्ट के कंपैरिजन में, या यूं कहूं कि जितना आप नॉर्मली अटेम्प्ट करते उससे 10 से 15 अंक बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। खुद ही आपके कमेंट्स मुझे आने लगेंगे कि सर आपकी वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल रही, और मेरा उद्देश्य भी कहीं ना कहीं यही है कि अगर किसी कारणवश अब तक आपका प्रीलिम्स रुकता आया है, तो इस बार, जो कि मैं अपनी ऑलरेडी लाइव क्लासेस में कहता ही हूं कि मेरा लक्ष्य है कि अब की बार यूपीएससी पार, तो बस आपके साथ मैं हूं लगातार आपको इस बार यूपीएससी पार कराने में। सीसेट की स्ट्रैटेजी भी भेजी है, जिन्होंने अभी तक सीसेट की स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा, यूट्यूब में जाओ, मेरा सीसेट स्ट्रैटेजी का वीडियो है, वो भी देखो, ठीक। और उससे अपनी जो भी अगर कुछ लैग कर रहे हो तो उसको सही करो, और अपनी सीसेट को भी वेल वे में प्रिपेयर करो। तो सीसेट की भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड करवा चुका हूं, गो एंड वॉच इट। और चीट कोड्स तो देखना ही है, इसे देखे बिना 25 मई को मत जाना, ठीक। अगर 25 मई को इसे देखे बिना गए तो दिक्कत हो सकती है, पर इसको देख के गए तो दिक्कत नहीं होगी, सब में अलग शाइन करोगे क्योंकि क्लियर कर जाओगे, ठीक है। बहुत हेल्पफुल है, कंटिन्यू बने रहो, और अच्छा लगता है तो शेयर करते चलो, ठीक। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, ठीक। चल अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। जैसा कि अभी मैंने बोला, क्या बोला, ये बोला कि कभी भी अगर यूपीएससी किसी स्टेटमेंट में क्या दे, एग्जैक्ट डेटा दे, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आओ क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर। कोई नॉलेज नहीं है मुझे इसको अभी, हाँ, तो फिर भी मैं चीट कोड से इसको सही कर जाऊंगा। कैसे, लेट्स सी। Statement 1, India despite having uranium deposits depends on coal for most of the electricity production। सही है, गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, बाद में सोचेंगे। Statement 2, uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity। Oh my God, दे दिया यूपीएससी ने हिंट। क्या, क्योंकि यूपीएससी कहता है, यूपीएससी का चीट कोड है कि किसी भी स्टेटमेंट में अगर एग्जैक्ट डेटा दे वो स्टेटमेंट गलत, ऑलरेडी स्टेटमेंट 2 गलत। और अभी वरुण सर ने बोला, मतलब मैंने बोला क्या, कि 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, एक तो सही होगा ही होगा। तो स्टेटमेंट 2 हो गया गलत, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है सर, स्टेटमेंट 1। आओ ऑप्शंस में देखते हैं किसमें लिखा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का आंसर आंख बंद करके क्या मार्क करना है, इस प्रश्न का आंसर आंख बंद करके मार्क करना है ऑप्शन नंबर सी। दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 2 चीट कोड्स ऑलरेडी कवर्ड। समझ में आया। तो देखा बेटा आपने कि कैसे हम इन चीट कोड्स की माध्यम से, इन चीट कोड की हेल्प से उन प्रश्नों को जिनको हम शायद ब्लैंक हो जाते हैं, या जिन प्रश्नों को आप अभी तक शायद परीक्षा में छोड़ के आ जाते थे, वो प्रश्न आप इस बार नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप उन प्रश्नों में भी अपना दिमाग तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, और इन चीट कोड के माध्यम से आपके प्रश्न जिनमें आप ब्लैंक हो जाते थे या जिनको अभी तक आप छोड़ के आ जाते थे, वो आपके सही डेफिनेटली होंगे। क्लियर है बेटा। चले इसके आगे अगले चीट कोड की ओर। कौन से नंबर का, 5वां हो गया, अब 6वें की बात करते हैं। नेक्स्ट चीट कोड है बेटा कि अगर कोई साइंस चेक का प्रश्न है ना, इफ या इन एनी क्वेश्चन ऑफ साइंस चेक, अगर साइंस चेक का कोई प्रश्न है एंड इन दैट, उस प्रश्न में अगर यूपीएससी यूजेस पूछ ले, अगर साइंस टेक का कोई प्रश्न और उसमें भी यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड उसके यूजेस, प्रयोग है ना, एप्लीकेशंस, ये पूछ लिया, तो उन प्रश्नों में 95% जो आंसर होता है वो होता है ऑल ऑफ द अबव। तो इन एनी क्वेश्चन ऑफ साइंस चेक एंड इन दैट इफ यूजेस आर आस्क्ड, एंड इन दैट इफ यूजेस आर आस्क्ड, अगर उसमें यूज पूछ लिए जाएं, प्रयोग पूछ लिए जाएं, तो उस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। देन आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी या जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दे ऑल विल बी द आंसर। ठीक। तो इन एनी क्वेश्चन ऑफ साइंस चेक,
है ना, एंड इन दैट इफ यूजेस आर आस्क्ड देन आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। साइंस टेक के किसी भी प्रश्न में अगर यूज, प्रयोग, एप्लीकेशन पूछा जाए तो उसमें 95% केसेस में जो आंसर होते हैं वो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? ठीक, तो साइंस टेक का कोई भी प्रश्न मिले, यूज, प्रयोग, एप्लीकेशन वगैरह कुछ पूछा जाए तो जितने आपको दिए हैं ऑप्शंस में वो सब उसके आंसर होंगे। ठीक है, तो उसको बेधड़क ऑल ऑफ दी अबव मार्क करना है। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करें। ठीक, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चीट कोड की ओर। चलिए जल्दी इसको नोट करें। चलिए बेटा नेक्स्ट चीट कोड की ओर। ठीक, इसी प्रकार बच्चा अगर पॉल्यूशन से संबंधित कोई प्रश्न है, पॉल्यूशन सोर्स, पॉल्यूशन का सोर्स या कोई पॉल्यूटेंट का सोर्स है ना, इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो इनमें भी आपका उत्तर क्या होगा? इनमें भी आपका उत्तर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो पॉल्यूशन सोर्स से संबंधित प्रश्नों में भी उत्तर ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी होगा। ठीक, तो अगर पॉल्यूशन के सोर्स से संबंधित कोई प्रश्न आपको मिल रहा है तो इसमें भी उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। अब एक और ज्ञान की बात, क्या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सिर्फ दो केसेस में ही सही करना है बेटा, या तो साइंस टेक का कोई यूज हो या फिर पॉल्यूशन का कोई सोर्स हो। साइंस टेक से संबंधित प्रश्नों में और पॉल्यूशन सोर्स से संबंधित प्रश्नों में ही ऑल ऑफ द अबव का यूज करेंगे, बाकियों में यूज नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, नोट करना कि ऑल ऑफ द अबव सिर्फ साइंस टेक के यूजेस वाले प्रश्नों में, पॉल्यूशन के सोर्स वाले प्रश्नों में यानी कि पॉल्यूटेंट्स के सोर्स वाले प्रश्नों में क्या होगा? सही होगा, अन्यथा ऑल ऑफ द अबव को मार्क नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट चीट कोड इसी से लिंक करके लिख लो ताकि याद रहेगा, वरना भूल जाओगे कि एक्सेप्ट साइंस टेक एंड पॉल्यूशन सोर्स, साइंस टेक और पॉल्यूशन सोर्स के अलावा कभी भी ऑल ऑफ द अबव को मार्क नहीं करना। एक्सेप्ट साइंस टेक एंड पॉल्यूशन सोर्स, नेवर मार्क ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। ठीक है, तो साइंस टेक और पॉल्यूशन का है तो ठीक है, नहीं है तो उसके अलावा कभी भी आप मार्क नहीं करेंगे क्या? ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन को। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो एक्सेप्ट साइंस टेक एंड पॉल्यूशन सोर्स यू नेवर हैव टू मार्क ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। ऑल ऑफ द अबव सिर्फ कम मार्क करेंगे साइंस टेक के प्रश्नों में या पॉल्यूशन सोर्स से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसमें, अन्यथा ऑल ऑफ द अबव को हम मार्क नहीं करेंगे। क्लियर? जल्दी नोट करें, फिर चलते हैं हम आगे। चलें बेटा आगे। चलिए नेक्स्ट चीट कोड की ओर। ठीक बेटा, नेक्स्ट चीट कोड है कि अगर किसी स्टेटमेंट में आपको बट, नॉट, वाइल, वेयर एज, अगर किसी स्टेटमेंट में आपको ये चार शब्द मिल रहे हैं, कौन कौन से? बट, नॉट, वाइल, वेयर एज। तो ऐसे देख लो ध्यान से, कौन से चार शब्द? बट, नॉट, वाइल, वेयर एज। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट में इस प्रकार के कोई शब्द मिल रहे हैं तो बट, नॉट, वाइल, वेयर एज वर्ड्स इन स्टेटमेंट, तो वह स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? वह स्टेटमेंट गलत होगा। देन स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। अगर बट, नॉट, वाइल, वेयर एज ऐसे शब्द किसी स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, किसी कथन में मिल रहे हैं, तो बच्चा वो स्टेटमेंट, वो कथन आपका क्या होगा? वो स्टेटमेंट या वो कथन आपका गलत होगा। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन से इसको देखते हैं।
ठीक, चलिए, तो बट नॉट वाइल वेयर एज वर्ड अगर किसी स्टेटमेंट में मिल रहा है तो वो स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, गलत होगा। आइए इसको चेक करते हैं एक प्रश्न से, देखते हैं। ये चीट कोड ना बेटा बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारा स्कोर बढ़ाने के लिए, जो कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है, एंड इट इज द एग्जैक्ट थिंग। चल, अगर हम बेटा देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 21, क्या लिखा है क्वेश्चन 21 में, दो बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। आधे बच्चों को तो ये बड़ा स्टेटमेंट देखकर ही वो उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, है ना, पर क्यों स्किप करें, क्योंकि उन्हें चीट कोड नहीं पता ना। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देखकर ही आधों का तो पसीना आने लगेगा, है ना, आधों का दिमाग खराब हो जाएगा, जो आ रहा होगा वो भी भूल जाएंगे। ठीक, तो जो मौका वो गवा रहे हैं उस मौके को आपको ग्रैब करना है, आपको उसको हासिल करना है। ठीक, हो सकता है अगर मेरे चीट कोड वीडियो से पहले आप परीक्षा देने चले जाते और आपको इस प्रकार का कोई भारी भरकम स्टेटमेंट वाला प्रश्न मिलता तो आप भी छोड़ के आते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आप नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अब नहीं भी बनेगा ना तो आप उसको क्या करेंगे, एक बार चीट कोड से नजर से देखना चाहेंगे या मेरे चीट कोड के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना चाहेंगे। कैसे, लेट्स सी। पहला स्टेटमेंट देखिए बेटा, क्या दिया है पहला स्टेटमेंट, इंटरेस्ट इनकम from the deposits in infrastructure investment trust in which distributed to their investors is exempted from tax but the dividend is taxable। कोई आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। Second statement, in which are recognized as borrowers under the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, पर एक वर्ड मिला है पहले स्टेटमेंट में, क्या, वो वर्ड है बट। और अभी मैंने बोला क्या, कि बट नॉट वाइल वेयर एज, ऐसे शब्द जिन स्टेटमेंट्स में मिलेंगे वो स्टेटमेंट क्या होगा, वो स्टेटमेंट होगा गलत। झंझट ही नहीं है, बट वर्ड दिखा स्टेटमेंट गलत कर दिया। ठीक, मतलब नॉलेज से चेक करना, नहीं आएगा फिर उसको ये नहीं कि बस आंख मूंद के स्टेटमेंट, नहीं, चीट कोड्स अप्लाई करने हैं बट पहले किससे सॉल्व करना है, नॉलेज से। नॉलेज से प्रश्न सॉल्व करो, नहीं बन रहा तो छोड़ के आ रहे थे। ठीक, अगर लग रहा है कि नहीं छोड़ना नहीं है, हमें इसे अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करना है ना। देखो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो यूपीएससी जानबूझ के आपको घबराने के लिए देगा, किंतु आपको घबराना नहीं है, आपको उसे भी अटेम्प्ट करना है, किससे, चीट कोड की हेल्प से। ठीक, तो इन प्रश्नों को आप चीट कोड की हेल्प से सॉल्व करें और बहुत इजीली आप इनको सही कर देंगे। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, बट वर्ड दिखा स्टेटमेंट गलत। और एक बात दिमाग में याद है कि भाई अगर दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है तो दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे। ठीक, तो ऑलरेडी स्टेटमेंट 1 गलत कर दिया है बट वर्ड के कारण, तो स्टेटमेंट 2 क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब ऑप्शंस चेक करते हैं, चारों ऑप्शंस में आते हैं। पहला स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, हो ही नहीं सकता, स्टेटमेंट 1 तो हम गलत करके आ चुके हैं, बट वर्ड के कारण गलत। स्टेटमेंट 2 वही कह रहे हैं दोनों करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 1 को करेक्ट बोल रहे हैं, ऑप्शन सी गलत। तो क्या बचा, ओनली आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है, चलिए। ठीक, देखो कितना आसान हो, ये भारी भरकम क्वेश्चन देख के आप घबराना नहीं है, इन पे नॉलेज अप्लाई करो और फिर चीट कोड अप्लाई करो। नॉलेज से नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, चीट कोड अप्लाई करके देखो, हो रहा है चीट कोड से तुरंत सॉल्व करो बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते चले, इजीली आपसे प्रश्न हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए। बट नॉट वाइल वेयर एज बता दिया, अब क्या बताऊं, नेक्स्ट चीट कोड बताता हूं। अब जो नेक्स्ट चीट कोड बता रहा हूं बेटा वो ये है, दैट इज योर चीट कोड नंबर 10। और ये चीट कोड कहता है कि यूपीएससी आपसे ये अपेक्षा करता है, क्या अपेक्षा करता है, कि भाई आप जितनी फेमस पर्सनालिटीज हैं, या यूं कहूं कि इतिहास की ऐतिहासिक जितने राजा महाराजा या रिवॉल्यूशनरीज, फ्रीडम फाइटर्स एक्सट्रीम चर्चा में रहे हैं, एक्सट्रीम लाइमलाइट में रहे हैं, उनके बारे में हर छोटी से छोटी बात आपको पता हो। और वह लोग जो सिर्फ किसी विशेष अवस्था में या किसी विशेष काल में चर्चा में रहे हैं, तो उनके कार्यकाल की हर बड़ी बात आपको पता हो। यानी कि बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, बहुत आम भाषा में बोलूं, तो हर बड़े से बड़े व्यक्ति के बारे में छोटी से छोटी बात और हर नॉन लाइमलाइट पर्सन के बारे में हर बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, स्पेसिफिकली हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, इतिहास के प्रश्नों में ये ट्रिक या शॉर्ट कोड या चीट कोड आपके एक्सट्रीम काम आता है। तो नेक्स्ट चीट कोड क्या है, नेक्स्ट चीट कोड है लाइमलाइट पर्संस के बारे में, लाइमलाइट पर्संस
के बारे में हर छोटी बात पता हो और नॉन लाइमलाइट पर्संस के बारे में और नॉन लाइमलाइट पर्संस के बारे में हर बड़ी बात पता हो। और नॉन लाइमलाइट पर्संस के बारे में हर बड़ी बात पता हो। अब लाइमलाइट वाले पर्सन कौन? अशोक हो गए, अकबर हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है, गांधी जी हो गए। इन प्रकार के व्यक्तित्व अगर आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं तो आपका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होंगे, ठीक है। तो इतिहास के प्रश्नों में ऑप्शंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें। अगर आपको कोई ऑप्शन में ऐसा व्यक्ति दिख रहे हैं जो बहुत चर्चा में है तो मोस्टली आपके वही आंसर होंगे, ठीक, क्योंकि यूपीएससी भी अपेक्षा करता है कि भाई आप बड़े से बड़े या यूं कहो कि लाइमलाइट पर्संस के बारे में हर छोटी से छोटी बात जाने और जो नॉन लाइमलाइट पर्संस रहे हैं उनके बारे में हर बड़ी बात के बारे में आपको पता हो। ये यूपीएससी आपसे अपेक्षा करता है, ये संघ लोक सेवा आयोग की आपसे अपेक्षा है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये चीट कोड भी लगता है। बिल्कुल लगता है। आइए देखते हैं एक प्रश्न में। ये वापस एक प्रश्न है बेटा, 2023 का ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48 सेट ए का है, ठीक। क्या प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनल कम एडिडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देखो क्या है, 4, देवराय वन, मल्लिकार्जुन, वीर विजय, विरूपक्ष। अब आप मुझे बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा है? आप कहेंगे सर नन अदर देन देवराय वन, इजंट इट? तो आपका आंसर क्या होगा? देवराय वन। क्लियर है? बहुत फेमस किंग रहे हैं आपके देवराय, किसके? आपके विजयनगर एम्पायर के, इजंट इट? और इन चारों में अगर आप कंपेयर करें तो देवराय वन की जो लाइमलाइट है या जो टीआरपी है वो सबसे हाई मिलेगी। यही आपके आंसर है, क्योंकि यूपीएससी की क्या अपेक्षा है? लाइमलाइट पर्सन के बारे में हर छोटी से छोटी बात और नॉन लाइमलाइट के बारे में हर बड़ी से बड़ी बात आपको पता हो। तो बस इस चीट कोड के माध्यम से आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए वापस चलते हैं अपने चीट कोड्स की ओर, ठीक। नोट कर लिया था इसको बेटा? जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर लें, ठीक है। जिन्होंने कर लिया था कोई बात ही नहीं है। चलें आगे। चलिए, तो बेटा जो हम नेक्स्ट चीट कोड की बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट चीट कोड है कि भाई यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, स्पेसिफिकली सीएससी है ना की परीक्षा में कभी भी अगर पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स हैं, पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई बार जरूरी नहीं कि जो मैंने वर्ड दिया भाई, पॉसिबिलिटी बहुत सारे शब्द शो करते हैं ना, संभावनाओं को शो करने के विभिन्न शब्द हैं शब्दावलियों में, ठीक। तो अब मैंने बोल दिया आपको 4-5 शब्द बता दिए, अब वो शब्द ना हो कि कोई और पॉसिबल वर्ड हुआ स्टेटमेंट में और आपने वो शब्द नहीं मिला, इस कारण उसको सही नहीं किया, तो आप फिर कहेंगे कि वरुण सर आपने तो गलत बताया, ठीक है। इसीलिए वो शब्द मिले तो करो, साथ ही साथ ये ऑब्जर्व करके हमेशा रखना क्या कि पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स है ना, यूपीएससी में पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स ज्यादातर क्या होंगे? ज्यादातर सही होंगे। पॉसिबल स्टेटमेंट्स, संभावनाओं वाले प्रश्न, संभावनाओं वाले कथन, संभावनाओं वाले स्टेटमेंट्स, पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट हमेशा क्या होंगे? यूपीएससी में सही होंगे। 95% केसेस में पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? सही होते हैं, और एक्सट्रीम वाले होंगे तो गलत, ठीक। इसको नोट कर लें, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं मतलब कोई भी वर्ड पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, संभावना शो कर रहा है, तो वो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट करें बेटा। टेक नेक्स्ट कि बेटा अगर आपको यूपीएससी कोई पॉजिटिव या यूं कहूं कोई प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहा है ना, यानी कि अगर अपने प्रश्न में
यूपीएससी ने कोई ऐसा कथन दिया है, कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो पॉजिटिव है, जो प्रोग्रेसिव है, तो पॉजिटिव प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स आर मोस्टली करेक्ट इन यूपीएससी। आर मोस्टली करेक्ट लिख लो, सिंपल है ना। तो अगर कोई ऐसा कथन मिल रहा है, कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल रहा है जिसमें यूपीएससी कोई बहुत पॉजिटिविटी शो कर रहा है, कोई बहुत प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहा है इंडियन रिपोर्ट्स को लेकर, या कुछ भी डेटा ना दिया हो किंतु पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव रिपोर्ट मिल रही हो, तो ऐसे कथन, ऐसे स्टेटमेंट्स आपके यूपीएससी में 90 to 95% केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं बेटा, सही होते हैं। ठीक, तो पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स आर मोस्टली करेक्ट, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, जल्दी इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चीट कोड की ओर। चलें आगे, चलिए। अब बेटा अगर हम नेक्स्ट चीट कोड की बात करें, तो आपका जो नेक्स्ट चीट कोड है कि अगर किसी कथन में, अगर किसी स्टेटमेंट में यूपीएससी कोई जनरल इंफॉर्मेशन, कोई बहुत सामान्य जानकारी दे रहा है, या आप जब उस स्टेटमेंट को रीड करें और आप ऑब्जर्व करेंगे या एनालाइज करेंगे कि भाई इस कथन के माध्यम से, इस स्टेटमेंट के माध्यम से यूपीएससी हमको कुछ जानकारी प्रदान करने की कोशिश कर रहा है, हमको कोई जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी में सही होते हैं। तो इफ यूपीएससी इज गिविंग any general information in statement, अगर यूपीएससी किसी स्टेटमेंट में जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वह स्टेटमेंट सही होगा, देन दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ठीक, अगर यूपीएससी किसी स्टेटमेंट में कोई जनरल इंफॉर्मेशन प्रदान करने की कोशिश कर रहा है, कोई जनरल बात बता रहा है, तो वह वाला स्टेटमेंट हमेशा यूपीएससी में क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक, डन। चलो अब बात करूं, वापस बात करता हूं टू स्टेटमेंट वाले प्रश्न पर। ठीक, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, अभी तो मैंने आपको एक चीज बोली कि भाई टू स्टेटमेंट क्वेश्चन में दो बात, एक बात तभी मैंने क्या बताई थोड़ी देर पहले कि दो स्टेटमेंट्स या बोथ स्टेटमेंट, है ना, दो स्टेटमेंट्स या बोथ स्टेटमेंट्स कभी भी गलत नहीं होंगे। बोथ स्टेटमेंट्स विल नेवर बी रॉन्ग, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। दूसरी बात बेटा, अगर दो स्टेटमेंट गलत नहीं है तो जरूरी है कि हमेशा एक ही गलत हो या एक ही सही हो। देखो ये तो बहुत पता है कि भाई दोनों स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होंगे, ठीक, यानी कि कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो हमेशा टू स्टेटमेंट क्वेश्चंस में सही होगा। पर कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको दो स्टेटमेंट होंगे और दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। जब आपके दो स्टेटमेंट हैं और दोनों ही करेक्ट हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि बोथ स्टेटमेंट, ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक, ऑप्शन बी होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड ऑप्शन एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, इजंट इट? और ऑप्शन सी तो होगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन डी होगा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक, तो जब आपके दोनों स्टेटमेंट सही हों, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट विल नेवर बी रॉन्ग, बट इफ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, अलग कलर से लिखूं, अलग से समझ में आएगा, दो रुक जाओ, ठीक है, अलग कलर से लिखता हूं, रेड से लिखता हूं, जल्दी समझ में आएगा कि भाई ये तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सर दोनों स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर दो स्टेटमेंट सही हो, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो, ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट हैं तो दोनों स्टेटमेंट का अगर एक दूसरे से रिलेशन होगा, अगर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को रिलेट कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा, तभी स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा, होगा।
कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा कि अगर दोनों स्टेट, देखो ये तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हो मत हो, मैं बता रहा हूं दोनों स्टेटमेंट तो कभी गलत नहीं होंगे, एक ना एक तो सही होगा, पर कई केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही होगा। तो जब दोनों स्टेटमेंट सही होंगे ना बेटा, तो आपको ऑप्शन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे अभी मैं एक ऑप्शन से आपको दिखा रहा हूं। ये देखो क्या ऑप्शन मिल रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट, जैसा कि मैंने बोला कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट मिल जाए। अब पूछ क्या रहा है, आगे की लाइन क्या दे रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि हमारे दोनों ऑप्शन सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे में स्टेटमेंट 1 और 2 का एक दूसरे से रिलेशन है, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर स्टेटमेंट 1 और 2 को रीड करने पे वो दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो बात स्टेटमेंट 1 में कही गई है और जो बात स्टेटमेंट 2 में कही गई है, अगर ये आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, अगर ये एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, तभी स्टेटमेंट 1 और 2 एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन होंगे। अगर उनको रीड करने में ऐसा समझ में आ रहा है कि भले भाई ये दोनों सही हैं, पर इन दोनों में कोई तुक नहीं बैठ रहा, ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण नहीं कर रहे, दोनों अपने आप में इंडिविजुअल करेक्ट स्टेटमेंट हैं, तो वहां पे स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो क्या याद रखना है कि दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कभी भी दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही मिल जाएं, तब क्या करना है, तब ये ऑब्जर्व करना है कि क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों मिलाकर पढ़ने पर पूर्ण लग रहे हैं। अगर पूर्ण लग रहे हैं तभी वो उनके करेक्ट एक्सप्लेनेशंस हैं, अगर वो पूर्ण नहीं है, दोनों अपने आप में इंडिविजुअल फील हो रहे हैं, ठीक, तो दे आर द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन इन स्पाइट दे बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और बी में आपको चूज करना पड़ेगा। क्लियर है? लिख दो इस बात को भी। हाँ, तो ये बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इफ दे कोरिलेट देन ओनली they are explaining each other। ठीक, अगर दो स्टेटमेंट है, दोनों सही हैं और वो आपस में कोरिलेट करते हैं, तभी क्या है, वो दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। अगर कोरिलेट नहीं करते तो इंस्पाइट दे आर करेक्ट, दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। क्लियर हुआ? ठीक, तो बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए चीट कोड। ठीक, एक और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन एक स्टार्टिंग में दिया था, फिर से एक चेतावनी दे रहा हूं कि इन चीट कोड्स का प्रयोग सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में करें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग या किसी भी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इन चीट कोड्स का प्रयोग आप ना करें। यह चीट कोड्स पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए ही हैं। क्लियर है? और यूपीएससी में भी कब अप्लाई करना है? जब आपने अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से कवर किया है, जब आपने अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर किया है। अगर अभी भी आपके मल्टीपल रिवीजन्स नहीं हुए हैं, अगर अभी भी आपने किसी भी सब्जेक्ट को कम सॉल्व किया है या कम टाइम दिया है, तो अभी भी ये चीट कोड्स आपके लिए उस लेवल पर लाभकारी या हितकारी नहीं होंगे। ये चीट कोड्स सिर्फ तभी आपके लिए लाभकारी हैं, तभी आपके लिए यूजफुल हैं, जब आपने अपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया है, जब आपने मल्टीपल रिवीजन्स किए हैं, और अब ये वो लास्ट टाइम है कि भाई ब्लैंक हो चुके, दिमाग नहीं काम कर रहा, तो किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से जो प्रश्न बाकी लोग स्किप कर सकते हैं, उन प्रश्नों को भी बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से हल करते हुए आप उन प्रश्नों से मार्क्स ले लें और अपने स्कोर को इंक्रीज कर लें, इजीली कट ऑफ क्लियर कर जाएं। इस उद्देश्य के साथ ये चीट कोड्स लेकर मैं आपके पास आया था। ठीक, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड से लाइक करें, है ना, उनसे शेयर करें, खुद लाइक करें, फ्रेंड से लाइक करवाएं, शेयर करें, और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, नॉट ओनली फॉर प्रमोटिंग मी बट टू मेक द अदर्स क्लियर दिस एग्जाम दिस ईयर, है ना, क्योंकि देखो भाई बहुत सारे लोगों का हो सकता है ये लास्ट अटेम्प्ट हो। ठीक, तो ये लास्ट अटेम्प्ट से में कोई प्रीलिम्स से बिछड़ ना जाए, कोई प्रीलिम्स क्लियर करने से ना चूक जाए, इस उद्देश्य से इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। भाई मुझे कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, ठीक, मेरे को कोई
बहुत लाइमलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई डोंट नीड एनी लाइमलाइट, बट स्टिल दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखें और जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं जो सीरियस यूपीएससी प्रीलिम्स एस्पिरेंट हैं उनसे डेफिनेटली शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी का एग्जाम निकलवा दे इस ईयर। ठीक, तो बस बने रहिए हमारे साथ। हजेलास IAS 24/7 विथ यू, स्टडी प्रॉपरली। कोई भी क्यूरीज या डाउट्स के लिए आप कभी भी इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।